हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा बॉन्ड एंगल और डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट स्मॉल चार्ज आर प्लेस्ड between very small distance is known as electric dipole and this arrangement is known as dipole moment। हमारे पास कोई दो बहुत छोटे चार्ज बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे अगर हो तो इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और केमिस्ट्री में इसका यूज क्या है, अगर जितना ज़्यादा डाइपोल बनेगा यानी जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा कंपाउंड जो होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर का हो जाएगा। हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट कुछ बुक में पी और कुछ बुक में म्यू एरो से दिखाया जाता है। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट की मदद से हम लोग किसी कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ढूंढते हैं। एक हम लोग पढ़े थे फजान रूल। फजान रूल में हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढते थे, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकलेगा। हमारे पास कोई दो कंपाउंड है ए बी। बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ए की तुलना में। तो जब ए से बी का बॉन्डिंग हुआ तो जो ए के इलेक्ट्रॉन थे वो बी की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसके कारण इनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव और इनके ऊपर पार्शली नेगेटिव आ गया। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग को निकालना हो तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो बराबर होता है चार्ज के। ये जो डाइपोल बना है उस पे चार्ज कितना है इनटू डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा उधर की तरफ होता है जिधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, यानी कि हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा कि ये डाइपोल मोमेंट परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर है। तो डायरेक्ट हम आपको न्यूमेरिकल की तरफ ले चल रहे हैं, उसके बाद हम आपको थ्योरी पोर्शन पे ले आएंगे। तो अगर हम लोग को कोई मॉलिक्यूल दे दे और उस मॉलिक्यूल में अगर आपसे कोई बोले कि डाइपोल मोमेंट निकालिए, तो डाइपोल मोमेंट के लिए परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालिए। तो परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो है वो आपका ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बाय थ्योरिकल डाइपोल मोमेंट है इनटू 100। ये आपका ऑब्जर्व है। ऑब्जर्व का मतलब डाइपोल मोमेंट जो है वो टोटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग को पता चलता है डाइपोल मोमेंट। थ्योरिकल जो है, जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे थ्योरिकल डाइपोल मोमेंट, और यहां से हम लोग परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड HF है और इस HF में जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है वो हम लोग को दिया हुआ है 1.08 डायोप्टर, डिबैर।
इसकी यूनिट है। और हम लोग से बोला है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1.2 एंगस्ट्रॉन है। तो अब आपको इस कंपाउंड में पता करना है कि भाई इस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंट है। तो आयनिक कैरेक्टर पता करने के लिए ऑब्जर्व तो हम लोग को दिया ही हुआ था 1.08, और थ्योरिकल हम लोग को पता करना था। थ्योरिकल पता करने के लिए हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। क्योंकि यहां पर जो ऑब्जर्व है वो ऑब्जर्व वाला जो है वो डिबाय नहीं दिया हुआ है, सॉरी जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है उसकी यूनिट डिबाय दी हुई है, यानी कि जो थ्योरिकल हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो भी डिबाय में ही कैलकुलेट करेंगे। यहां पर कूलम मीटर में हम लोग नहीं कर सकते हैं, या तो करें तो फिर डिबाय को चेंज करें। तो हम लोग इसको चेंज ना करके जो अपना थ्योरिकल कैलकुलेट करने वाले हैं उसको भी डिबाय यूनिट में ही करते हैं। तो यहां पर हम लोग के पास आता है चार्ज, HF जो होंगे उस HF में चार्ज कितना होगा। अगर चार्ज की बात कर लें तो मान लेते हैं कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ होगा, तो इस पर +1 और इस पर -1 आया होगा। +1 -1 यानी इलेक्ट्रॉन की पूरी शिफ्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 के पावर -90 कूलम होता है। लेकिन हम लोग यहां पर डिबाय की जब निकालते हैं, यानी जब डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो चार्ज जो है हम लोग ESU में रखते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 4.8 10 के पावर में -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहां से ये चार्ज का एक दूसरा यूनिट है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ESU चार्ज होता है। तो हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज हमारे पास 4.8 इंटू 10 के पावर -10 हो गया है। डिस्टेंस की बात करें तो एंगस्ट्रॉन में है, हम लोग इसको सेंटीमीटर में रखेंगे। तो जब इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 10 के पावर में -8 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये जो आएगा ये ESU और सेंटीमीटर में आएगा। इसको डिबाय में चेंज करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 10 के पावर में -18 से। कैलकुलेशन थोड़ा विचित्र टाइप का है, थोड़ा सा रैंडम है, लेकिन आपको इसको सीखना ही है सर। तो यहां से हम लोग देखें तो ये 10 और ये 18 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहां पर आ जाएगा 4.8 इंटू 1.2 इंटू यहां पर आ जाएगा 100। तो अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करें तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये इससे 9 बार में चला जाएगा और अप्रॉक्स कैलकुलेशन यहां से आप कर लेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए कि HF में कितना % आयनिक कैरेक्टर है। कैलकुलेट करिए, इसको बताइए। कैलकुलेट करिए 1.08 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 1.2। चलिए, तो 18.75 डिबाय आ गया है हमारा, सॉरी % आयनिक कैरेक्टर है ना। तो इतना % जो है वो HF जो है वो आपका आयनिक कैरेक्टर है, यानी जो बचा होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसमें जो काम का लगे आप फिर से समझ लो। ऑब्जर्व वाला वो हमेशा देगा। ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो मिला वही आपका ऑब्जर्व है। तो ऑब्जर्व वो हमेशा आपको देंगे। थ्योरिकल आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा डिफिनीशन के थ्रू। आपने जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसको अप्लाई करने से पहले ऑब्जर्व वाले का यूनिट देख लीजिए। अगर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कूलम मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के करिए। लेकिन अगर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिबाय में दिया हो तो आपको
थ्योरिकल भी डीबे में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डीबे में कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन है कि चार्ज ईएसयू में होना चाहिए और डिस्टेंस सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहां पर डिस्टेंस एंगस्ट्रम में दिया था तो हमने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर होगा, तो सेंटीमीटर में 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 8 हो जाएगा। चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम होता है और हम लोगों को ईएसयू इतना मिला, तो हम लोग ने माना कि यहाँ पे कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ होगा, तो हाइड्रोजन पर इतना चार्ज आया होगा। यहां से चार्ज रखा, बाकी कैलकुलेशन है जो इसमें काम का लगे आप इसको नोट कर सकते हैं सर। चले, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला बात अगर हम लोग करें तो ये जो हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो पोलर और नॉन पोलर बताता है। आपके पास एग्जाम में मेंस में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा कि कौन सा केमिकल स्पीसीज नॉन पोलर है, या बोल देगा कौन सा स्पीसीज पोलर है, या तो बोलेगा कि इसमें से अरेंज करो कि इसका बॉन्ड एंगल कम है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ये सब चीजें वो बोलेंगे करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास कुछ कंडीशनल चीजें हैं। जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल मिल गया, मान लो कि आपके पास कोई डाई मॉलिक्यूल है। डाई मॉलिक्यूल में आपके पास 2 टाइप के डाई मॉलिक्यूल हैं, एक आपके पास A2 है और एक आपके पास AB है। A2 की बात करें तो सबसे पहले डाई एटॉमिक में A2 की बात कर लेते हैं। अब ये A है और ये A है, दोनों कॉमन एलिमेंट है, होमोजीनस हैं, होमोजीनस मॉलिक्यूल है। तो उसमें क्या है, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। यानी कि यहां पर जो नेट आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा सर। लेकिन यहां पर AB की बात करें, हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल की बात करें, तो अगर हम लोग AB की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी सर, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी और यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 नहीं होगा। यानी कि हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा और होमोजीनस जो है वो आपका नॉन पोलर होगा। लोन पेयर की बात अगर करें तो लोन पेयर में मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होता है। यानी कि लोन पेयर डायरेक्शन में ही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। मान लो अगर अगला टाइप जैसे कि हम लोग को मिल जाए, यहां से हम लोग को मिल गया जैसे H2, F2, Cl2, ये सब आपके होमोजीनस हैं, तो ये सब जो है नॉन पोलर हैं। यहां पर अगर हम हाइड्राइड की बात करें, HI, HCl, HBr, HI, इन सब की बात करें तो ये सब के सब आपके पास पोलर हैं। आगे चलते हैं, आगे चलें तो मान लेते हैं हम लोग के पास कोई ट्राई एटॉमिक स्पीशीज मिला। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो AB2 मिला। AB2 में मान लेते हैं कि लोन पेयर नहीं है, मैं लोन पेयर वाला ही बताऊंगा, बिना लोन पेयर के बताऊंगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई AB2 टाइप है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन के लिए जैसे आपके पास है CO2 में अगर आप देखो तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। जितना डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है उतना इधर है, तो नेट यहां पर हमारा 0 आ गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके SO2 का, तो SO2 का स्ट्रक्चर में पढ़ाया हूं, तो यहां पर सल्फर और ऊपर आपका लोन पेयर, ये ऑक्सीजन और ये आपका ऑक्सीजन। तो यहां से अगर देखें तो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक ऊपर, तो इनका जो वेक्टर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा ये कैंसिल कर देगा, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। नेट डाइपोल मोमेंट नॉट बराबर 0 होगा, यानी कि आपको पास SO2 जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यहां से इसी तरह से अगर हम और आज देखें तो हम लोगों ने यहां पर आप दिखा BCl2, ये पोलर की नॉन पोलर,
तो ये है नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर तो है नहीं, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन। तो ये क्या है? Ab2 टाइप। अगर सेंटर एटम के साइड में, सेंटर एटम के साइड वाले जो एटम्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं और सेंटर एटम पर लोन पेयर नहीं है, तो जो नेट आपका डाइपोल मोमेंट रहेगा वो 0 रहेगा। लेकिन अगर लोन पेयर है, सेंटर एटम पर अगर लोन पेयर है, तो ऐसे कंडीशन पर जो केमिकल स्पीशीज रहेगा वो आपका पोलर होगा। फिर से बात सुनिए, 90% कंडीशन के लिए बता रहा हूं, 10% स्पेशल कंडीशन के हैं, उसको भी बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। 90% के लिए आपके पास यही कहानी है कि सेंटर एटम पे लोन पेयर न हो और चारों तरफ जो साइड एटम्स हैं वो सिमेट्रिकल हो, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, यानी कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर सेंटर एटम पर लोन पेयर मौजूद है तो वो जो केमिकल स्पीशीज है वो आपका पोलर होगा। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमारे पास आ गया है Ab3। Ab3 में सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग को मिला SO3। सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है सर, तो यहां पर इनके पास 3 है, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। जितना इधर जाएगा उतना उधर जाएगा, ये इधर से कैंसिल और नेट इधर कैंसिल, यानी नेट आपको यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 मिलेगा, यानी SO2 जो है आपके पास नॉन पोलर है। अगर यहीं पर BF3 की बात करें तो BF3 की बात करें तो ये आपके पास बेरियम है, ये आपके पास फ्लोरीन है, ये आपके पास फ्लोरीन है, ट्राइप्लेनर सर। तो यहां पर भी नेट आप देखोगे तो नेट आपके पास डाइपोल मोमेंट 0 है। तो ये ऐसे केमिकल स्पीशीज हैं जहां सेंटर एटम पर लोन पेयर नहीं है और जो साइड एटम है बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो ऐसे कंडीशन में नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर आपके पास 0 है, यानी ये नॉन पोलर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे आप नोट कर सकते हैं। अगला हमारे पास आया AB4। AB4 में जैसे कि हम CCl4 ले लें, हम लोग यहां पर SiCl4 ले लें, तो ये सब क्या है? नॉन पोलर है। ऐसा इसलिए कि कार्बन के चारों तरफ आप क्लोरीन लगा दीजिए, चारों तरफ बराबर डाइपोल मोमेंट, तो यहां पे नेट आपका 0 आ गया। इसी तरह SiCl2 में भी हो जाएगा, आपके पास सिलिकॉन हो जाएगा और चारों तरफ इनके क्लोरीन हो जाएंगे। ये इधर खींचेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, नेट आपके पास यहां पर 0 आ गया। लेकिन अगर यहीं पर आपको हम दे दें, यहीं पर आपको दे दिया हूं CH3F, CH3Cl, इसको मान लो A ऑप्शन, इसको मान लो B, C ऑप्शन CH3Br, D ऑप्शन CH3I। इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट पे लगाइए इसको। तो इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, ठीक है, वो पता करो। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। इनमें सबसे ज्यादा पोलर यानी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसमें होगा, बताएं इसको। चलो यहां देखो, नियम के हिसाब से यहां पर जो भी डाइपोल बन रहा होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में बन रहा होगा। सबसे ज्यादा यहां पर जो बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा होगा वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हम लोग का फ्लोरीन है। इनमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन है।
तो यहां पर चार्ज की बात करें तो चार्ज की कंडीशन में फ्लोरीन सबसे जीत गया, यानी कि कार्बन को सबसे ज्यादा पोलराइज करने का पावर फ्लोरीन में है, नो डाउट सबसे ज्यादा चार्ज यहां पर आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, यानी केवल चार्ज फैक्टर से ये बोलना कि नेट डाइपोल मोमेंट इसमें सबसे ज्यादा होगा वो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल पता किया गया तो पता ये चला कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसके अंदर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर चार्ज इनमें भी हल्का डेवलप हुआ, मतलब इसकी तुलना में यहां चार्ज तो कम हुआ, यहां पर इस मॉलिक्यूल में चार्ज तो कम हुआ लेकिन क्लोरीन की साइज बड़ी होने से डिस्टेंस बढ़ गया। नियम यह बोलता है कि भाई सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसमें होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा चार्ज है, लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर डिस्टेंस है, तो यहां पर डिस्टेंस फैक्टर से क्लोरीन फ्लोरीन से जीत गया और इसका ऑप्शन आ गया सबसे ज्यादा बी है, फिर उसके बाद ए है, उसके बाद सी, उसके बाद डी, यानी डी सबसे कम डाइपोल मोमेंट, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आ गया। तो ये रहा हम लोग का डाइपोल मोमेंट की कहानी। अगर हम लोग आगे बढ़े, आपको दो केमिकल स्पीसीज दे रहा हूं, एक आपको दे रहा हूं NH3 और एक आपको दे रहा हूं PH3 नहीं दूंगा, एक आपको मैं दिया NH3 और एक आपको दिया NF3, इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बताएं। चलो इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, बताएं NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा बताएं। यहां पर ये इनऑर्गेनिक में जब आप आंसर बताते हैं तो जो क्वेश्चन कंपटीशन में आता है ये आप मान के चलो कि मैक्सिमम वो असेप्शन चीजें या स्पेशल कंडीशन से ही इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन बनता है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्पेशल केसेस या फिर स्पेशल कंडीशन से, असेप्शन से, उन्हीं से ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ होगा इसकी बात करें तो यहां पर NH3 है सर, यहां पर इनका लोन पेयर है, यहां बच्चा NF3 है, यहां पर इनका लोन पेयर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींचेगा। मैं इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया हूं सर आपको वैलेंस और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी में, पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये नाइट्रोजन इनके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो एक डाइपोल मोमेंट आपका इधर की तरफ गया, इनका खींचेगा ऊपर, एक इनका भी खींचेगा ऊपर, और एक इधर से गया ऊपर, और लोन पेयर भी ऊपर। यानी यहां पर आपको एक नेट डाइपोल मोमेंट मिल रहा है जो कि ऊपर की तरफ है। तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऊपर की तरफ, साथ में लोन पेयर तो पड़ा ही हुआ है। हम लोग NF3 में आए बेटा, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है। आपको पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं पढ़ाया हूं। तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इनका 3 है, तो फ्लोरीन जबरदस्ती इनके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इधर खींचेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ हो गई, लेकिन लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर नेट अगर आप देखो तो 3 नीचे 1 ऊपर, तो यहां पर आपको नेट ज्यादा मिलने वाला है कि यहां ज्यादा मिलने वाला है। जाहिर सी बात है NH3 में ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा NF3 से। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मान के मैं चलता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रिप्लाई तो आप लोग करते नहीं हैं, तो मैं मानता हूं कि बात समझ में आई होगी।
थोड़ी सी आपको ऑर्गेनिक में लेके चलना है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि सीस ट्रांस वगैरह आपको देखना था। तो सीस और ट्रांस, जैसे कि हम बात करें आपके पास MA2B2 की बात करें, तो ऑर्गेनिक वाले सर जो भी होंगे, आइसोमरिज्म पढ़ाए होंगे तो आपको ये बताए होंगे। तो यहां पर अगर सेम स्पीसीज एक ही साइड में हो तो हम लोग इसको बोलते हैं सेस, और अगर डिफरेंट में हो तो हम लोग इनको बोलते हैं ट्रांस। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं सीस और ट्रांस के लिए आप याद कर लो। हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट पे कहानी डिपेंड करेगा। तो यानी कि हमेशा आपको आंसर को आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को सीस और ट्रांस पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है इसको नोट कर लें। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे। हमारे पास केमिकल स्पीसीज है, हमारे पास आया है C डबल बॉन्ड C CH3, कुछ भी जोड़ लो, चलो ब्रोमीन जोड़ लिया, हाइड्रोजन जोड़ लिया, और सॉरी CH3 जोड़ लिया और Br जोड़ लिया। ये ट्रांस का कंडीशन हो गया सर। यहां सीस का बना रहा हूं, अब कोई पूछे कि यहां पर किसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो अगर इनकी बात करूं तो डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्ड से, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ होगी, यानी एक डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा। इनकी बात करें तो इधर की तरफ शिफ्टिंग होगी, यानी ऐसे हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। रही बात ब्रोमीन वाले की, तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा और ये ब्रोमीन इधर खींचेगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम बात करें इस ट्रांस में, तो इस ट्रांस में अगर आप ध्यान दें तो इस ट्रांस में जो टोटल नेट डाइपोल मोमेंट मिला वो 0 मिल गया। अब बात करते हैं सिस में, तो सिस में क्या होगा, एक आपका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ जाएगा, इनसे एक इधर की तरफ आएगा, एक इधर की तरफ जाएगा और एक आपको इधर की तरफ आएगा, यानी ये वाला इनके साथ जुड़ जाएगा। वेक्टर समय बेटा, वेक्टर आप जानते होंगे, लाइंस को पैरेलल कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ये इनके साथ जुड़ जाएगा, तो एक आपको नेट इधर की तरफ मिल जाएगा। यहां वाले और यहां वाले को जोड़े तो नेट आपको एक इधर की तरफ मिल जाएगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें तो नेट डाइपोल मोमेंट आपको यहां पर सिस में दिख रहा है, तो सिस में आपको दिखा कि डाइपोल मोमेंट यहां पर मौजूद है। ये मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं कि सिस और ट्रांस याद ही कर लो, मैं आपको थोड़े समय के लिए इस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि ट्रांस में आपको नेट 0 है और सिस में आपको डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मिल रहा है। नोट कर लें इसको भी। नोट कर लिया। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। यहां पर मैंने रख दिया CH3, यहां पे लगा दिया क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो ये हम लोग का सिस हो जाएगा। और यहां पर हम लोगों ने क्या किया, मीथेन लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, और यहां पर Cl लगा दिया, ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हमने इसको बोल दिया कि ये ट्रांस है। अब किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं,
सोचिए, बताइए किस में ज्यादा होगा, बताइए। चलो, मामला यहां पर यह होगा कि ये कार्बन है, इस मीथेन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यानी एक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ आएगा। ये आपका क्लोरीन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इधर की तरफ जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो बहुत कम पोलराइज होगा, लेकिन होगा कुछ, एक इधर की तरफ जाएगा और एक ये इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइपोल मोमेंट और क्लोरीन वाला दोनों ऐड हो जाएगा और ये मीथेन वाला और हाइड्रोजन वाला एक दूसरे से थोड़ा कैंसिल होगा। यानी कि नेट अगर हम लोग बात करें तो नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग को इस डायरेक्शन में कुछ देखने को मिल रहा है। मीथेन ज्यादा पोलराइज करेगा तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, हाइड्रोजन कम करेगा तो इसका कम होगा, लेकिन क्लोरीन और इस हाइड्रोजन वाला दोनों ऐड होगा तो एक नेट रिजल्ट इधर बनेगा। यानी फाइनल डाइपोल मोमेंट हम लोग को इस साइड मिला। इधर की बात करें तो ये डाइपोल मोमेंट इधर गया, एक इधर की तरफ आया, दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहां पे ये कार्बन इस मेथेन के इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचेगा और ये क्लोरीन इधर की तरफ खींचेगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट आपको इस डायरेक्शन में दिखा। यानी इस कंडीशन जो ट्रांस है वो आपका ज्यादा पोलर है, ज्यादा इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है। एक क्वेश्चन आपको बेंजीन रिंग पे थोड़ा कराते हैं। आपके पास ये बेंजीन रिंग है, बताना आपको यही है कि इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा। थोड़ा धैर्य से, थोड़ा अच्छे से, बढ़िया से इसको बनाइए। इसमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसमें होगा? चलिए अगर स्टार्ट करें तो एक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इनकी बात करें तो एक ऊपर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का अगर एंगल देखा जाए तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इनकी बात करें तो ये एक ऊपर की तरफ है और एक इस साइड है, तो अगर इनके बीच का एंगल देखा जाए तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो आपको कैसे वेक्टर को जोड़ते हैं तो आपको अगर पता होगा तो नेट वेक्टर का सम जो होता है वो आपका वेक्टर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो ab यहां पे नहीं था हमारा, क्योंकि यहां पर म्यू है डाइपोल मोमेंट, तो ये फॉर्मूला लगाया। यानी कि आपको केवल ये देखना है कि थीटा की वैल्यू किसमें ज्यादा है। ये तो रेस से बाहर हो गया, ये तो जीरो हो गया सर, मामला इनका और इनका ही था। तो हमको पता है कि cos 60 की वैल्यू ज्यादा होती है 120 से, तो हम लोग का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट बी में आया, फिर सी में और ए में, तो जीरो ही रहा। तो ये ऑर्डर हम लोग का रहा। अभी क्या है इसको नोट कर लें जल्दी से। आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसमें ना बेंजीन रिंग जब तक दे
बेंजीन रिंग जब तक दे तो बेंजीन रिंग प्लेनर होता है, एक प्लेन में होता है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी यहां पर आपको साइक्लोहेक्सेन दे देगा, साइक्लोहेक्सेन दे देगा। अब बच्चे पढ़े रहेंगे इसको, तो सर ने बोला था कि भैया इसका तो 0 होता है, बच्चे इसमें और इसमें फर्क नहीं करेंगे जल्दबाजी में और इसको भी 0 मार के चले आएंगे। थोड़ा सा बस यही रुकना है। रुकने का मतलब यहां पर यह है कि ये आपका प्लेन में था, लेकिन यहां पर जो है साइक्लोहेक्सेन से जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो प्लेन में नहीं होगा, ये प्लेन से एबव और प्लेन के बिलो चला जाएगा, यानी कुछ एंगल वेंगल पे ये घूमे रहेंगे। तो इनका जो नेट आपको मिलेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यही कंडीशन अगर आपके यहां पर बेंजीन में अल्कोहल जुड़ जाए, अल्कोहल का एग्जांपल नहीं हो, वैसे नाइट्रोएटॉमिक कंपाउंड हो सकते हैं। यहां पर बेंजीन और ऑक्सीजन तो आपको प्लेन में मिलेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो आपको प्लेन में नहीं मिलेगा। वो ऑक्सीजन से जब जुड़ा रहेगा तो किसी एंगल पे जुड़ा होगा, तो नेट इनका भी 0 नहीं होने वाला। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो इन दोनों को जरूर नोट करिएगा। इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0, सॉरी नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, इसको बना लीजिएगा। अगर नोट कर रहे हैं तो इसको जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये चीजें थी डाइपोल मोमेंट में बताना हमें। डाइपोल मोमेंट जो होता है परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर बताता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट डिबाय होती है। उस पे मैंने आपको एक अच्छा खासा फॉर्मूला भी दिया, परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर बराबर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बाय थ्योरिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100। डाइपोल मोमेंट जो थ्योरिकल होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। क्लास जब खत्म होगा तो आप एक बार उसको प्रैक्टिस करिएगा या किसी बुक से देखिएगा और वहां से क्वेश्चन उठाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिबाय, कूलम, मीटर इन सब में अंतर क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता तो आप व्हाट्सअप करिएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा। अभी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं पढ़ने बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आप भी समझते होंगे कि जहां पर 3 एटम्स, मिनिमम 3 एटम्स जब जुड़ते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जो मेंस में क्वेश्चन आएगा या जो नीट में क्वेश्चन आएगा ऐसा आ जाएगा कि इनको इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल में लगा दो या तो इनको डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल में लगा दो, या उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, या इक्वलेट करने को, या कुछ भी आ सकता है। तो बॉन्ड एंगल पता करने के लिए कई स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप हाइब्रिडाइजेशन ही चेक कर लो। सबसे पहला स्टेप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। हाइब्रिडाइजेशन से आपको उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ज्योमेट्री मिल जाएगी, शेप तो नहीं, ज्योमेट्री मिल जाएगी, और उस ज्योमेट्री से आप उसका बॉन्ड एंगल चेक कर सकते हो। जैसे यहां पर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन चेक किया। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए हम लोगों ने यहां पर कुछ केमिकल स्पीसीज लिए। उन केमिकल स्पीसीज में हम लोगों ने ले लिया, मान लेते हैं BCl3, CCl4 और BCl2, कुछ ऐसा हमने ले लिया। सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक किया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता ही चुका हूं, मैं उतना लंबा वापस नहीं जा सकता, तो ओरली चलता है। Z निकालते हैं पहले से, तो Z इक्वल टू होता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंटर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवेलेंट एटम जो उससे अटैच्ड हो। तो इन सब का मैं निकलवाया हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है सर, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका यहां पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp हो जाएगा। तो अगर हम लोग इनके बॉन्ड एंगल की बात करें तो अगर आपको याद होगा तो sp जब था तो मामला लीनियर था सर, और जब sp2 था तो मामला ट्राई प्लेनर था।
और जब sp3 था तो टेट्राहेड्रल था। तो लीनियर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एंगल 180 होता है सर। ट्राइप्लेनर में 120 डिग्री हो जाता है। टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री आनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई केमिकल स्पीशीज मिल जाए इसमें बॉन्ड एंगल पूछे तो आप खाली हाइब्रिडाइजेशन देख के ही बता सकते हो कि किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा या कम होगा। ये सब पहले से पढ़ाया गया है सर। लेकिन ऐसे केमिकल स्पीशीज मिलने लगे जिसमें कि बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन सबका कॉमन मिलने लगे। तो जब सबका हाइब्रिडाइजेशन जब कॉमन मिलने लगे तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ले लिया यहां पर क्या ले लूं, चलो मेथेन ले लिया, अमोनिया ले लिया और वाटर ले लिया। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहां सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सर। लेकिन बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां पर 109, यहां 107, यहां 104 डिग्री के आसपास आता है सर। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो सबका एक है। तो अब क्या तय करेगा, कौन सी चीज तय करेगी बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के लिए आपको अब देखना पड़ेगा लोन पेयर। सबसे पहले क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अगर sp है तो लीनियर 180 डिग्री सबसे बड़ा हो गया। sp2 है तो ट्राइप्लेनर, पंखे जैसा डैना वैना जो बताया हूं मैं आपको, जहां पर 120 डिग्री होता है। टेट्राहेड्रल 109 बता दिया sp3 के लिए। लेकिन ऐसा कभी कंडीशन मिल जाए जहां पर सबका हाइब्रिडाइजेशन कॉमन हो, ऐसे कंडीशन में तो जहां पर सबका हाइब्रिडाइजेशन कॉमन हो तो वहां पर फिर लोन पेयर चेक करेंगे। जितना ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल उतना कम। लोन पेयर ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी मैंने आपको बताया है कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। तो लोन पेयर ज्यादा रहेगा तो वो एंगल को दबा देगा, कंप्रेस कर देगा, तो जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा। तो बॉन्ड एंगल को चेक करने के लिए सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देख लो, उसके बाद आप यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख लो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम कर लो। अब मान लो कभी कंडीशन ऐसा मिल गया सर जहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी है और लोन पेयर भी कॉमन है। तो ऐसा कंडीशन अगर कभी आ जाए आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में दो चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या सेंटर एटम कॉमन है। सेंटर एटम अगर दिए गए स्पीसीज में कॉमन है तो उसके अलग फॉर्मूला है, और अगर साइड एटम्स कॉमन हैं तो उनके लिए अलग फॉर्मूला है। मतलब अलग तरीके से चेक करते हैं। जैसे हमने माना कि सेंटर एटम डिफरेंट है, सेंटर एटम हमारा डिफर कर गया है सर, लेकिन जो साइड एटम हैं वो आपके क्या है, कॉमन हैं। साइड एटम्स जो हैं वो आपके कॉमन हैं। साइड एटम आपके कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने चेक किया तो हम लोग को मिला NH3 और PH3, NH3 और PH3 मिला। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर आपके पास लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन कॉमन मिले, उनका कंडीशन हमको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और यहां फास्फोरस के भी ऊपर लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर, फास्फोरस के ऊपर भी लोन पेयर। यहां पर फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। अब मामला आता है कि अब एंगल कैसे चेक करेंगे सर इनमें। तो यहां पर आप सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे सर। सेंटर एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेंटर एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना बड़ा उसका बॉन्ड एंगल। सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा
बॉन्ड एंगल हम लोग का उतना ज्यादा। थोड़ा ऐसा क्यों हुआ इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये हमारा फॉस्फीन है, यहां ये हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा फास्फोरस की तुलना में। इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा यहां पर बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा बढ़ेगा नाइट्रोजन के पास, तो इनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा और बॉन्ड एंगल थोड़ा सा फैल जाएगा। बॉन्ड एंगल थोड़े थोड़े स्ट्रेस कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे थोड़े से। यहां पे अगर हम लोग बात करें, इनकी अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर ये कम खींचेंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पूल तो करेंगे लेकिन वो कम करेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा कम होगा, तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये तो रहा हम लोग का थ्योरी कि यहां पर ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन इस थ्योरी के अलावा हम लोग के वो यहां पर साइंटिस्ट आए ड्रैगस साहब, उन्होंने एक अलग थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि भाई इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री है और इसका जो है वो 93.8 डिग्री है। इसके बाद जो इस ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं हाइड्राइड्स, उनका जो बॉन्ड एंगल है, अगर उनकी बात किया जाए तो ये आपका अमोनिया, फॉस्फीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी ये है। बॉन्ड एंगल 107 हो गया, इनका 93.8 हो गया, इनका 92, इनका 91 कुछ ऐसे हो गया। इतने इतने डिग्री हो गए सर। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, ये समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, जिसके कारण से बॉन्ड एंगल जो हो रहा है वो आपका छोटा होता जा रहा है। ये मामला ठीक है। लेकिन अमोनिया से फॉस्फीन के आने के बीच में कुछ ज्यादा बॉन्ड एंगल चेंज हो गया सर। लगभग आप देखोगे तो 13.2 डिग्री का अंतर आ गया। तो इतना ज्यादा अंतर आने के लिए हम लोग को यहां पर एक रूल मिला। वहां पर यह पता चला कि जो आपका नाइट्रोजन है और ये जो अमोनिया है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है सर। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि नाइट्रोजन का s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल s के s ऑर्बिटल के साथ मिलकर हाइब्रिडाइज किए हैं। यानी कि जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप किया है। इसी तरह से यहां पर इनका sp3, इनके s यहां sp3, इनके s से हाइब्रिडाइज किया है। और ये जो इनका लोन पेयर है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर है और ये sp3 है। लेकिन अगर हम लोग फॉस्फीन में देखें तो मामला लगभग 90 डिग्री का है सर। 90 डिग्री का मतलब यह हो गया कि कुछ इस टाइप से इनकी कहानी है। इनका मतलब यह हुआ कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं सर। तो हाइब्रिडाइजेशन जब नहीं हुआ है तो यहां पर आपके फास्फोरस का 3s2 3p3, फास्फोरस के 3 ऑर्बिटल px py pz, यही 3 ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैप किए हैं। यानी इनके पास जो यहां पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर प्योर जो है वो s है। यानी अगर इनके लोन पेयर में s कैरेक्टर देखें तो यहां पर परसेंट ऑफ s कैरेक्टर 25% है। लेकिन फॉस्फीन की जो लोन पेयर है, इनके पास जो s कैरेक्टर है वो 100% है सर। यही कारण होता है कि फॉस्फीन जो होता है वो वीक बेस होता है और जो अमोनिया होता है वो गुड बेस होता है। अगर आप अमोनिया को HCl से रिएक्शन कराइए तो ये HCl से रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड दे देगा सर। और यहीं पे अगर आप फॉस्फीन को HCl से रिएक्शन करवाओ तो वो रिएक्शन नहीं देता। तो फॉस्फीन रिएक्शन क्यों नहीं देता? क्योंकि इनका जो लोन पेयर है वो 100% s कैरेक्टर है, यानी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना लोन पेयर काहे किसी को देगा?
लेकिन यहां पर जो लोन पेयर है इसमें 25% केवल एस कैरेक्टर है, यानी ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना लोन पेयर दे सकता है। यही कारण है कि ये अपना लोन पेयर इनको देके अमोनियम क्लोराइड बनाया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फॉस्फीन काहे नहीं रिएक्शन करता HCl से, अमोनिया काहे रिएक्शन कर जाता है, तो आप बताओगे कि यहां पर इनका जो लोन पेयर है, रिएक्शन होना किससे है, लोन पेयर से। इनका जो लोन पेयर है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर 100% एस कैरेक्टर है, इसलिए वो रिएक्शन में जाना ही नहीं चाहता। लेकिन अमोनिया के केस में यहां पर एस कैरेक्टर 20% होता है, इसलिए वो इजिली अपना लोन पेयर देने की इच्छा रखता है और देता है, जिससे कि यहां पर ये रिएक्शन होता है। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं। अभी हम लोग बॉन्ड एंगल को डिस्कस कर रहे थे। तो बॉन्ड एंगल में मैंने सबसे पहले बताया कि हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। दूसरा मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन अगर बराबर है तो लोन पेयर देख लो। फिर मैंने बताया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में सेंटर एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। क्यों? क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, और जब खींचेगा तो उसकी अगल बगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब अगल बगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, बॉन्ड थोड़ा थोड़ा दूर दूर भाग जाएंगे। अगला मामला यानी लास्ट केस। लास्ट केस ऐसा हुआ कि सेंटर एटम एक हो गए सर, सेंटर एटम सेम हो गए। अब क्या हुआ, जो साइड एटम्स थे वो आपके डिफर हो गए। सेंटर एटम तो कॉमन है लेकिन साइड एटम अलग अलग हो गए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में सेंटर एटम जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। नोट कर लें इसको भी। सेंटर एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड एंगल उतना छोटा। कारण बताऊंगा, नोट कर लें केवल। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है BCl2 ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन हमने दे दिया आपको BE, चलो Br2। इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बताएं। चलो तो ये होमवर्क रखो, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वॉल इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे और चीजें खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। बने रहिए।